नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पंवार वंश के राजा फतेहपति शाह को पढ़ने वाले हैं और फतेहपति शाह के शासनकाल से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं पूरा विस्तार से मैं आपको एक ही वीडियो में समझा दूंगा। कंप्लीट वीडियो राजा फतेहपति शाह का ये होने वाला है और सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से एक विस्तृत वीडियो होने वाला है, तो राजा फतेहपति शाह का पूरा अध्ययन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूं, ये तय करते हुए चलता हूं कि इसके बाद आपका राजा फतेहपति शाह से कोई भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे तो राजा फतेहपति शाह के समय में चाहे सिरमौर के राजा से युद्ध हो या गुरु गोविंद सिंह से युद्ध हो या देहरादून में इंद्रेश अस्पताल की स्थापना हो या गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की शुरुआत हो या फतेहपति शाह के समय लिखे गए ग्रंथ हो, छंदसार पिंगल है, रसराज ग्रंथ है, फतेह शाहकरण, फतेह वर्णन, ऐसे अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो सभी चीजों पर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं और बिल्कुल पूरी डिटेल से यहाँ पर राजा फतेहपति शाह को हम लोग पढ़ने वाले हैं। राजा फतेहपति शाह का विवरण हम लोग शुरू करते हैं। तो पंवार वंश का 49वां राजा है राजा फतेहपति शाह। फतेहपति शाह पंवार वंश के 49वें राजा। फतेहपति शाह पंवार वंश के कितनेवें राजा थे? 49वें राजा, 49वां राजा। आपको ध्यान रखना है कि 49वां राजा 49वां राजा फतेहपति शाह 1665 में राजगद्दी पर बैठे और 1716 तक राजगद्दी पर बैठे रहे। राजा फतेहपति शाह के शासनकाल की शुरुआत 1665 में होती है। इस बात की जानकारी हमको एक ताम्रपत्र से मिलती है और वो ताम्रपत्र है मंगसीर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र होगा? तो मंगसीर ताम्रपत्र। मंगसीर ताम्रपत्र वह ताम्रपत्र है जिस ताम्रपत्र से हमें यह पता चलता है कि राजा फतेहपति शाह 1665 में ही राजा बना था। और उस बात की जानकारी हमको किस ताम्रपत्र से मिलती है? तो मंगसीर ताम्रपत्र से मिलती है। पेपर में एक बार सीधा प्रश्न आया था कि मंगसीर ताम्रपत्र का संबंध किस पंवार वंशी राजा से है, तो ऐसे में उत्तर हो जाएगा राजा फतेहपति शाह। राजा फतेहपति शाह को ही हम लोग राजा प्रीतम शाह के नाम से भी जानते हैं। हालांकि प्रीतम शाह आगे चल करके राजकुंवर भी आएंगे एक, लेकिन प्रीतम शाह के नाम से फतेहपति को शाह को भी जाना जाता है क्योंकि फतेहपति शाह कहा जाता है कि संगीत प्रेमी राजा था। तो फतेहपति शाह के संगीत प्रेमी होने के कारण इसी को प्रीतम शाह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि फतेहपति शाह मेदिनी शाह का पुत्र था और जैसा कि पीछे पृथ्वीपति शाह में पढ़ा भी था कि मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया गया था और वो दिल्ली चला गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई। मेदिनी शाह का पुत्र था फतेहपति शाह, राजा बन गया। और फतेहपति शाह के पिता का नाम जब भी तुम्हारे पास पूछेगा तो पिता का नाम बोलना है मेदिनी शाह। पिता का नाम मेदिनी शाह, मेदिनी शाह का पुत्र था, मेदिनी शाह का पुत्र था। आगे देखेंगे तो प्रीतम शाह भी फतेहपति शाह को कहा जाता है क्योंकि फतेहपति शाह संगीत प्रेमी शासक था। फतेहपति शाह जब राजा बना तो छोटी उम्र में फतेहपति शाह शासक बन गया था। इसीलिए इतिहास में जब भी राजा छोटा बनता है तो हमें संरक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। और गढ़वाल के इतिहास में ये एक समस्या बनी रहती है कि बार बार अपने को संरक्षणकर्ता देखने को मिलते हैं जो राजा का संरक्षण करे। आमतौर पर राजा का संरक्षण राजमाता करती हैं, तो फतेहपति शाह का संरक्षण किया था राजमाता कटौची ने। राजमाता कटौची रानी फतेहपति शाह की संरक्षिका बनी थी और राजमाता कटौची जो थी ये कांगड़ा के राजा की पुत्री थी। तो कांगड़ा के राजा की पुत्री थी राजमाता कटौची और राजमाता कटौची संरक्षणकर्ता बनी थी फतेहपति शाह की। इसके बाद फतेहपति शाह के बारे में बात करते हैं। तो राजा फतेहपति शाह के दरबार में मंत्री, दो मंत्री थे, दो प्रमुख मंत्री थे इनके दरबार में। मंत्री और भी थे, नवरत्न मंडली इन्हीं के समय में थी, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनके दरबार में दो मंत्री थे। एक मंत्री का नाम था शंकर दत्त डोभाल, एक मंत्री थे जिनका नाम था शंकर दत्त डोभाल। और दूसरे प्रमुख मंत्री राजा फतेहपति शाह के समय में पुरिया नैथानी थे, पुरिया नैथानी थे। पुरिया नैथानी
और शंकरदत्त डोभाल, ये दो प्रमुख व्यक्ति। पहले पुरिया नैथानी को देखें तो पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य या गढ़ चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ चाणक्य के नाम से किसको जाना जाता है? पुरिया नैथानी को। गढ़वाल का चाणक्य किसको बोला जाता है? पुरिया नैथानी को। पुरिया नैथानी एक चतुर सेनापति था, एक चतुर व्यक्ति थे, और इस वजह से उनको गढ़वाल का चाणक्य या गढ़ चाणक्य के नाम से जाना गया है। शंकरदत्त डोभाल ने अपनी पुत्री का विवाह, शंकरदत्त डोभाल ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था पुरिया नैथानी के साथ। शंकरदत्त डोभाल ने अपनी पुत्री का विवाह पुरिया नैथानी के साथ करवाया था। पुरिया नैथानी को गढ़ चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और यही पुरिया नैथानी है जिनको गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता है। गढ़वाल का नाना फडणवीस के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। तो यदि पूछ लिया जाए गढ़वाल का नाना फडणवीस कौन है, तो वो भी पुरिया नैथानी है, और गढ़वाल का चाणक्य किसको कहा जाता है? तो पुरिया नैथानी को। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि पुरिया नैथानी एक चतुर व्यक्ति थे और राजा फतेहपति शाह के समय में अस्तबल के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? तो अस्तबल के प्रमुख थे। अस्तबल का प्रमुख थे, अस्तबल के प्रमुख थे। राजा फतेहपति शाह के समय में पुरिया नैथानी अस्तबल के प्रमुख थे। इनको गढ़ चाणक्य के नाम से भी जाना गया है, और इन्हीं को गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता है। दूसरे प्रमुख मंत्री बताए शंकरदत्त डोभाल। शंकरदत्त डोभाल को पता था कि पुरिया नैथानी एक योग्य व्यक्ति हैं, इसीलिए शंकरदत्त डोभाल ने पुरिया नैथानी से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। गढ़वाल के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण राजा मैं आपको बता रहा हूं, राजा फतेहपति शाह। उससे पहले यहां पे पुरिया नैथानी का दो योगदान बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में पहली बार 1668 में गए थे, 1668 में गए थे। और यदि 1668 की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इस समय दिल्ली का मुगल बादशाह है औरंगजेब। क्योंकि जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान होगा कि औरंगजेब 1658 में राजा बना था और 1707 तक राजा रहा था। यहां पुरिया नैथानी 1668 में गए हैं, यानी उस समय दिल्ली का राजा कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब के समय पुरिया नैथानी गढ़वाल के राजदूत के रूप में, पूछेगा कि गढ़वाल का वह कौन सा राजदूत था जो मुगल दरबार में गया था, तो कौन हो जाएगा? पुरिया नैथानी। ये एक बार नहीं बल्कि दो बार मुगल दरबार में गए। पहली बार ये मुगल दरबार में 1668 में गए थे, और इस समय दिल्ली का बादशाह कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। दूसरी बार पुरिया नैथानी गढ़वाल राज्य को जजिया कर से मुक्त रखने के लिए 1680 में दिल्ली दरबार में प्रस्तुत हुए, और इस समय भी दिल्ली का बादशाह कौन था? औरंगजेब। 1680 में पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं, और दिल्ली दरबार में जाकर के औरंगजेब के पास जाकर के इन्होंने गढ़वाल में जजिया कर से मुक्ति दिलवाई थी। गढ़वाल मध्यकालीन भारत के अंतर्गत एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जजिया कर मुगलों ने नहीं वसूला, बल्कि संपूर्ण भारत में मुगल एक कर वसूलते थे, जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। कुल मिला के 4 प्रमुख करों की शुरुआत वैसे भी हो चुकी थी। 23 छोटे बड़े करों को औरंगजेब ने समाप्त किया, और जजिया, जकात, खैरात, खम्स, ये 4 प्रकार के जो है कर इनको लागू कर दिया गया था। कुल मिलाकर के मतलब बड़े बड़े करों को, छोटे छोटे करों को, जैसे चुंगी शुल्क हो गया, जैसे ऐसे करों को समाप्त करके और कुछ कर लागू कर दिए गए थे। जजिया कर गैर मुस्लिमों को देया होता था, जो मुसलमान व्यक्ति नहीं है उसको देना होता था, फिर चाहे सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जो कर था उसको जजिया कर कहा गया, और जजिया कर गढ़वाल में लागू होने वाला था। परंतु 1680 में पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में गए। दिल्ली दरबार में गए और उन्होंने औरंगजेब से बात की कि गढ़वाल राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तो गढ़वाल राज्य में जो है ये कर न लागू किया जाए। ऐसी एक कहानी यहां पर मिलती है कि पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में गए। अब जब दिल्ली दरबार में गए तो कहीं से राजदूत आया है, उसका बड़ा सम्मान होता है, बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है। पुरिया नैथानी का बढ़िया सम्मान किया जा रहा था दिल्ली दरबार के अंतर्गत। पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में गए, इनका अच्छे से सम्मान यहां पर हो रहा था। ऐसी जानकारी मिलती है कि पुरिया नैथानी
को यहाँ पे सोने की थाली में भोजन करने के लिए औरंगजेब के सेना में, वहां पे उनको औरंगजेब के दरबार में सोने की थाली में भोजन करने के लिए दिया गया। पुरिया नैथानी सोने की थाली में भोजन करते हैं और खाना खाने के बाद थाली फेंक देते हैं। औरंगजेब को लगा कि ये क्या व्यवहार है कि पुरिया नैथानी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सोने की थाली फेंक दी। तो औरंगजेब इस बात पर क्रोधित हो गया। क्रोधित हुआ तो पुरिया नैथानी के पास गया, बोला ये क्या बदतमीजी है। तो पुरिया नैथानी ने कहा कि महाराज माफ करना, ये हम गढ़वाली इतने गरीब हैं कि एक बार जिस थाली में खाना खा देते हैं उसको फेंक देते हैं। तो औरंगजेब को लगा यार कैसा आदमी है, एक तो जिस थाली में एक बार खाते हैं उसको फेंक देते हैं कह रहा है, और ऊपर से ये भी कह रहा है कि हम गरीब हैं। तो गढ़वाली आखिर कैसे गरीब हैं, जब कैसे गरीब हुए, उस थाली में खाया और उसके बाद फेंक दिया, ये कैसी गरीबी हुई। तो पुरिया नैथानी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ खाना खाते हैं सालपाती में, सालपाती में खाना खाते हैं, बोलो पत्तों में खाना खाते हैं, और हम एक बार खाना खाते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। औरंगजेब को लगा यार इतनी आर्थिक स्थिति खराब तो नहीं होगी कि पत्तों के अंदर गढ़वाली लोग खाना खाते होंगे, ये तो पुरिया नैथानी झूठ बोल रहा है। अब पुरिया नैथानी को भी पता था कि औरंगजेब अपनी सेना भेज सकता है चेक करने के लिए गढ़वाल राज्य में। तो कहते इस समय औरंगजेब अपनी सेना भेजता है गढ़वाल राज्य में चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में गढ़वाली पत्तों में खाना खाते हैं। तो इस समय पे तब तक पुरिया नैथानी पहले ही यहां से जाते वक्त ही बात करके जा चुका था। पहले बहुत तेज व्यक्ति थे पुरिया नैथानी, इसलिए गढ़वाल चाणक्य कहा जाता है, गढ़ का चाणक्य कहा जाता है। तो जैसे औरंगजेब की सेना यहाँ आती है तो सारे लोग जो है वो पत्तों में खाना खा रहे थे। मतलब वाकई यार गढ़वाल राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए गढ़वाल पर कर वगैरह नहीं लगाया जा सकता है। तो औरंगजेब के समय गढ़वाल पर जजिया कर नहीं लगा था। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी था कि औरंगजेब राजा फतेहपति शाह का बढ़िया मित्र था, अच्छा मित्र था। एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा पंवार शासक है जिसका औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार था, तो क्या बोलना है, फतेहपति शाह। अच्छा व्यवहार था, औरंगजेब और फतेहपति शाह के बीच में अच्छी मित्रता थी, दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब इस बात को आगे देखेंगे भाई। 1680 में दूसरी बार पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में गए और पहली बार 1668 में गए। ये तो यहां पर तक हुई कुछ बेसिक बातें। यदि पुरिया नैथानी के बारे में आगे की बात जानकारी लें तो पुरिया नैथानी का विवाह हुआ था शंकरदत्त डोभाल की पुत्री के साथ। पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है, और राजा फतेहपति शाह के समय में पुरिया नैथानी अस्तबल के प्रमुख थे। दिल्ली में इन्होंने 2 बार यात्रा की, एक 1668 में यात्रा की और दूसरा 1680 के समय पे यात्रा की थी। इसके बाद आगे चलते हैं, राजा फतेहपति शाह के समय हुए कुछ प्रमुख युद्धों को समझ लेते हैं। राजा फतेहपति शाह के समय के युद्ध अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कुछ युद्धों में विवरण आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पे सबसे प्रमुख कुछ बातें ध्यान रख लेनी है कि फतेहपति शाह का युद्ध हुआ किस किस के साथ था। तो फतेहपति शाह के आगे के युद्ध बाद में दापा अभियान वगैरह उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले मेन देख लेते हैं। फतेहपति शाह का सबसे पहले 1685 में युद्ध हुआ था सिरमौर के शासक के साथ, रुद्रप्रकाश के साथ। इसके बाद 1688 में युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह के साथ, पोंटा का युद्ध या भगानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद युद्ध हुआ था 1688 के बाद युद्ध हुआ था 1692 में, और इस समय युद्ध हुआ था सहारनपुर के शासक जगत सिंह के साथ। तो एक एक करके तीनों युद्धों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि 1685 में युद्ध हुआ और यह युद्ध हुआ था सिरमौर के शासक के साथ, सिरमौर के राजा के साथ। मैंने सिरमौर के शासक के साथ क्यों युद्ध हुआ था, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले युद्ध की कहानी बता देता हूं। इस पहले युद्ध की परिस्थिति को समझना। मान करके चलते हैं कि ये गढ़वाल राज्य है और गढ़वाल ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में गढ़वाल पड़ता है, पूर्व दिशा में कुमाऊं है। तो अभी गढ़वाल का राजा है फतेहपति शाह, और इससे पहले मैं बता चुका हूं, जैसा कि मानचित्र के अनुसार जानते हैं कि गढ़वाल के पश्चिम में आ जाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को उस समय पे हम लोग बोलते थे सिरमौर राज्य। सिरमौर राज्य का राजा पहले, जब फतेहपति शाह से पहले राजा गढ़वाल का यहाँ पे राजा था पृथ्वीपति शाह। फतेहपति शाह से पहले राजा था पृथ्वीपति शाह, और यहाँ सिरमौर का राजा अभी है रुद्रप्रकाश, और रुद्रप्रकाश से पहले राजा था मंदाता प्रकाश। तो पृथ्वीपति शाह के समय में
जब सिरमौर का राजा मंधाता प्रकाश था तो उसने पृथ्वीपति शाह पर आक्रमण किया था। यहां का राजा मंधाता प्रकाश था, यहां का राजा पृथ्वीपति शाह था। मंधाता प्रकाश ने पृथ्वीपति शाह पर आक्रमण किया और कालसीगढ़ और बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया था। वो मैं वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि मंधाता प्रकाश ने यहाँ पे पृथ्वीपति शाह पर आक्रमण किया और यहाँ पे कालसीगढ़ था और बैराटगढ़ था, उसको छीन लिया था। अब ये कालसीगढ़ और बैराटगढ़ राजा रुद्र प्रकाश के पास थे इस समय पे, क्योंकि मंधाता प्रकाश की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ भी फतेहपति शाह राजा बन चुका है पृथ्वीपति शाह के बाद। तो फतेहपति शाह अपना कालसीगढ़ और बैराटगढ़ को वापस प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह राजा रुद्र प्रकाश के पास गया और उसने कहा कि वह दोनों गढ़ मुझे सौंप दो। तो रुद्र प्रकाश इन दोनों गढ़ों को सौंपने से इनकार कर देता है। इसलिए फतेहपति शाह ने 1685 में अपना पहला युद्ध सिरमौर के शासक रुद्र प्रकाश के साथ लड़ा और इससे अपने दोनों गढ़, एक गढ़ कौन सा था, कालसीगढ़, और दूसरा गढ़ कौन सा था, तो बैराटगढ़। कालसीगढ़ और बैराटगढ़ इन दोनों के दोनों गढ़ों को उसने 1685 में रुद्र प्रकाश से प्राप्त किया। यही रुद्र प्रकाश इस समय पे दुर्ग निर्माण के लिए भूमि दान दे देता है। ये पोंटा के पास वाले स्थान पर, पोंटा के नजदीक वाले स्थान पर एक दुर्ग के निर्माण के लिए, एक गुरुद्वारे के निर्माण के, दुर्ग के निर्माण के लिए, दुर्ग का मतलब कि किले के निर्माण के लिए भूमि दान दे देता है सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु को। गुरु गोविंद सिंह को भूमि दान दे दी थी रुद्र प्रकाश ने। और यहां फतेहपति शाह के सीमावर्ती क्षेत्र था। तो फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच इस वजह से युद्ध होता है 1688 में। वजह वगैरह का ज्यादा कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। फतेहपति शाह के जीवन की पहली लड़ाई हुई थी सिरमौर के राजा रुद्र प्रकाश के साथ, और रुद्र प्रकाश से फतेहपति शाह ने कालसीगढ़ और दूसरा गढ़ था बैराटगढ़, इन दोनों के दोनों गढ़ों को प्राप्त किया था। ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1685 ईस्वी के अंतर्गत। आगे की बात करेंगे तो रुद्र प्रकाश के बाद देखेंगे भाई, ध्यान देंगे, अगर आगे मैं बात करूं यहां पे, तो रुद्र प्रकाश इस समय इसी पश्चिम दिशा के क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह को, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह को दुर्ग निर्माण के लिए भूमिदान देता है। और गुरु गोविंद सिंह को यह भूमिदान नहीं देना चाहिए था, यह मानना था फतेहपति शाह का। दूसरा ऐसा भी कहा जाता है कि आपको पता होगा कि औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय एक बार औरंगजेब के ऊपर चढ़ गया तलवार लेकर के कि बापू गद्दी से हट जा, अब मेरा नंबर आ गया। एक तो अकबर था, वो तो पहले ही आ गया था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, वो दूसरा ही अकबर है। लेकिन एक अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के बाद औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और अकबर द्वितीय के विद्रोह में औरंगजेब के बारे में आपको पता भी होगा कि अकबर द्वितीय का जब विद्रोह होता है तो उस समय पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जो है ना, अकबर द्वितीय का सहयोग भी करते हैं उस समय पे। तो इस वजह से जो है औरंगजेब के साथ भी व्यवहार खराब था गुरु गोविंद सिंह का, और इधर औरंगजेब मित्र है राजा फतेहपति शाह का। तो 1688 में फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में युद्ध हो गया। गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच युद्ध कब हुआ, तो 1688 में, और इस युद्ध को कहा जाता है भगाणी का युद्ध। क्या बोला जाता है, तो भगाणी का युद्ध कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में 1688 में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को भगाणी का युद्ध कहा जाता है। भगाणी नाम की जगह पोंटा साहिब के पास में है, आज का हिमाचल बॉर्डर पे जो पोंटा साहिब पड़ता है उसके पास में। तो अभी दूसरा युद्ध बता रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, और गुरु गोविंद सिंह की इस आत्मकथा से, उनके विचित्र नाटक ग्रंथ से इस युद्ध की जानकारी मिलती है, भगाणी के युद्ध की, जो भगाणी का युद्ध 1688 में लड़ा गया था। तो अब देखेंगे दो युद्ध बताए। पहला युद्ध सिरमौर के राजा रुद्र प्रकाश के साथ, उससे अपना कालसीगढ़ बैराटगढ़ फतेहपति शाह ने प्राप्त कर लिया।
दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह के साथ। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? भगाणी का युद्ध कहा जाता है। और इस भगाणी के युद्ध की जानकारी विचित्र नाटक ग्रंथ से मिलती है। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। दो युद्ध देख लिए। तीसरा युद्ध 1692 में हुआ था और यह युद्ध हुआ था सहारनपुर के राजा जगत सिंह के साथ। ऐसा क्यों हुआ था तो ध्यान देंगे यहां पे। अब ये गुरु गोविंद सिंह वाला जो युद्ध है, भगाणी का युद्ध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। याद रख लेना कि 6 मई 2018 को कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था और 6 मई 2018 वाला जो कनिष्ठ सहायक का पेपर था, उस पेपर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, भगाणी का युद्ध कब हुआ? तो भगाणी का युद्ध 1688 में हुआ, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में हुआ। इतना ध्यान रह जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे युद्ध पर। तीसरा युद्ध 1692 में हुआ था और सहारनपुर के शासक के साथ हुआ था। तो इस युद्ध को देख लेते हैं, फिर यहां पर आगे की बात करेंगे। सोलह सौ बयानबे ईस्वी में फतेहपति शाह का युद्ध हो गया सहारनपुर के राजा के साथ। देखेंगे, ध्यान देंगे क्या परिस्थितियां थी, क्यों युद्ध हो गया। ऐसी जानकारी मिलती है, ये मान लेते हैं ये हमारा उत्तराखंड राज्य और इस दिशा में मैं कहीं सहारनपुर बना देता हूं। यहां पर राजा है अभी फतेहपति शाह। फतेहपति शाह राजा है और फतेहपति शाह के समय अपने उत्तराखंड का सबसे पश्चिम वाला इधर क्षेत्र पता ही होगा, ये वाला क्षेत्र है देहरादून का। कौन सा क्षेत्र है? देहरादून। उत्तराखंड के नक्शे के हिसाब से यहां श्रीनगर राजधानी थी फतेहपति शाह की। फतेहपति शाह भी श्रीनगर में बैठा हुआ है और पश्चिम की तरफ को चले जाए तो देहरादून, और उस तरफ को देहरादून बॉर्डर से सीधे हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र लगता है। तो देहरादून सबसे पश्चिमी सीमा थी राजा फतेहपति शाह की। ऐसी जानकारी मिलती है कि ये जगह मान करके चलते हैं हम कि ये जगह है सहारनपुर। कौन सी जगह है? सहारनपुर। सहारनपुर का राजा था जगत सिंह। सहारनपुर का शासक था जगत सिंह और गढ़वाल का राजा है फतेहपति शाह। होता क्या था कि ये सहारनपुर का राजा आता था और देहरादून में लूटपाट कर देता था। सहारनपुर का शासक जगत सिंह आता था, देहरादून में लूटपाट कर देता था, खूब सारी लूट वगैरह मचा देता था। और देहरादून को लूटने के बाद जब तक फतेहपति शाह इस पर अभियान चलाता, ये तब तक वापस सहारनपुर भाग जाता था। तो ये बार बार का हो गया था कि सहारनपुर से जगत सिंह आए, देहरादून को लूटे और लूट करके भाग जाए। सुना होगा आपने कि गुर्जर और पुंडीर जातियों ने इस समय देहरादून को बहुत ज्यादा लूटा। तो वो यही सहारनपुर के जगत सिंह का आक्रमण था जो 1692 में हुआ था। अब इधर फतेहपति शाह को लगा कि ऐसे करके जगत सिंह बार बार देहरादून को लूट रहा है, इसीलिए जगत सिंह को सबक सिखाना जरूरी है। तो 1692 ईस्वी में फतेहपति शाह अभियान लेकर के चला गया जगत सिंह के ऊपर और जगत सिंह को इस युद्ध में फतेहपति शाह ने परास्त कर दिया। भाई 1692 की लड़ाई है और इस युद्ध में जगत सिंह को परास्त कर दिया। जगत सिंह इस युद्ध के बाद भाग गया दिल्ली और दिल्ली मदद के लिए गया। दिल्ली का बादशाह औरंगजेब, वो फतेहपति शाह का मित्र है, वो तो आएगा नहीं। तो दिल्ली से एक मुगल सेनापति को ये अपने साथ लेकर के आया था जिसका नाम था सैयद अली। क्या नाम था? सैयद अली। तो सैयद अली और जगत सिंह का 1692 में फतेहपति शाह के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में जगत सिंह हार गया, फिर मदद के लिए दिल्ली गया और दिल्ली से मुगल सेनापति सैयद अली को अपनी मदद के लिए लेकर के आया और सैयद अली और जगत सिंह की संयुक्त सेना ने 1693 में फतेहपति शाह को परास्त कर दिया। यहां पे कुल मिलाकर के एक बात सामने आ रही है कि राजा फतेहपति शाह के साथ कुल मिलाकर के सिरमौर के बाद सिरमौर का युद्ध हो गया था, फिर दूसरा युद्ध भगाणी का युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध सहारनपुर का युद्ध। फतेहपति शाह के साथ सहारनपुर के राजा जगत सिंह का युद्ध हुआ 1692 में। जगत सिंह हार गया, मदद के लिए दिल्ली भागा, दिल्ली से सैयद अली को अपने साथ लेकर के आया और अब जगत सिंह और सैयद अली दोनों ने एक साथ फतेहपति शाह पर आक्रमण कर दिया
और 1693 में फतेहपति शाह परास्त हुआ। तो यहां पर तक इस बात को ध्यान रख लेना। ये हुए 3 युद्ध। फतेहपति शाह ने अपने समय में दापा पर भी अभियान चलाया था। दापा यानी तिब्बत पर भी अभियान चलाया था, और तिब्बत पर अभियान चलाने के बाद फतेहपति शाह दापा को विजित कर लेता है और कहते हैं कि अपनी टोपी और तलवार दापा के बौद्ध मंदिर में रखवा देता है। अपनी टोपी और तलवार दापा के बौद्ध मंदिर में रखवा देता है। तो क्यों रखवाई थी अपनी टोपी और तलवार? तो ये दापा वाला तभी समझ आएगा जब पृथ्वीपति शाह को पढ़ा होगा। तो इसलिए पहले के राजा को अच्छे से पढ़ लेना। दापा पर फतेहपति शाह ने अभियान चलाया, क्योंकि दापा में हमारे बर्तवाल बंधु जो कि महीपति शाह के सेनापति थे। महीपति शाह फतेहपति शाह वाला सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। महीपति शाह के सेनापति थे बर्तवाल बंधु। उन्होंने दापा में युद्ध किया था। दापा में उनकी तलवारें युद्ध स्मारक के रूप में रखी गई हैं। तो इसीलिए फतेहपति शाह जो है उसने दापा तिब्बत पर अभियान चलाया और वहां अपनी टोपी और तलवार बर्तवाल बंधुओं की स्मृति में वहां के बौद्ध मंदिरों में रखवा दिया। दापा यानी तिब्बत पर अभियान चलाया था। इसके बाद आगे की जानकारी राजा फतेहपति शाह के बारे में आगे देखेंगे। राजा फतेहपति शाह का कुमाऊं के राजाओं के साथ 12 वर्षीय युद्ध। यदि पेपर में पूछा जाएगा कि चंद वंश का वह कौन सा राजा है या चंदों का वह कौन शासक है जिसने 12 वर्ष तक युद्ध किया था, तो ऐसे में आंसर हो जाएगा भारती चंद। और पूछ लिया कि पंवार राजाओं का वह कौन सा शासक है जिसने 12 वर्ष तक युद्ध किया था, तो बोलना है फतेहपति शाह। यह क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि कुमाऊं का वह कौन सा शासक है जिसने 12 साल तक युद्ध किया था, तो भारती चंद। गढ़वाल का वह कौन सा शासक है जिसने 12 वर्षों तक युद्ध किया था, तो फतेहपति शाह। थोड़ा सा कुमाऊं के राजाओं के साथ 12 वर्षीय युद्ध देख लेते हैं। फतेहपति शाह का कुमाऊं के राजाओं के साथ 12 वर्षीय युद्ध हुआ। कुमाऊं के राजाओं से 12 वर्षीय युद्ध, 12 वर्षीय युद्ध देखेंगे, यहां ध्यान देंगे। कुमाऊं के राजाओं से 12 वर्षीय युद्ध। फतेहपति शाह के समय में समकालीन कुमाऊं के शासक बता देते हैं। राजा फतेहपति शाह गढ़वाल का शासक है। गढ़वाल पश्चिम में है, तो उत्तराखंड के अनुसार यहां शासन कर रहा था फतेहपति शाह। इसी समय समकालीन कुमाऊं का शासक है, पहला राजा कुमाऊं का जो ध्यान रखना है वो है उद्योतचंद। फतेहपति शाह के समकालीन कुमाऊं का शासक उद्योतचंद। उद्योतचंद के बाद फतेहपति शाह के ही समकालीन कुमाऊं का शासक ज्ञानचंद द्वितीय। एक तो गरुड़ ज्ञानचंद है, एक ज्ञानचंद द्वितीय है। ज्ञानचंद द्वितीय। फतेहपति शाह के समकालीन ही कुमाऊं का राजा जगतचंद। जगतचंद। तो ये 3 राजा ध्यान रख लेने। ये 3 शासक फतेहपति शाह के समकालीन थे चंद वंश के। फतेहपति शाह पंवार वंश का। कितने राजा? तो 3 राजा, उद्योतचंद, ज्ञानचंद द्वितीय और जगतचंद। इन 3 राजाओं से 12 वर्षीय युद्ध फतेहपति शाह का हुआ था। सबसे पहले उद्योतचंद। उद्योतचंद ने राजा बनते ही 1678 ईस्वी में, उद्योतचंद ने राजा बनते ही 1678 ईस्वी में गढ़वाल के बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। बधानगढ़ पर 1678 में उद्योतचंद ने आक्रमण किया और इस युद्ध में उद्योतचंद का सेनापति था जिसका नाम था मैसी साहू। उद्योतचंद का सेनापति था जिसका नाम था मैसी साहू। मैसी साहू इस युद्ध में मारा गया। तो आपको इतना ध्यान रख लेना है कि फतेहपति शाह के समकालीन चंद वंश का पहला राजा हमने पढ़ा उद्योतचंद। उद्योतचंद ने बधानगढ़ पर 1678 में आक्रमण किया था और इस युद्ध में उद्योतचंद का सेनापति मैसी साहू मारा गया था। मैसी साहू की हत्या हो गई। आगे फतेहपति शाह का उद्योतचंद के साथ युद्ध लगा रहता है, वो हम चंद वंश में अच्छे से समझेंगे। जैसे उद्योतचंद की रानी थी जिनका नाम था खवासन रानी, उसने भी फतेहपति शाह को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसको हम क्यों आक्रमण किया था उद्योतचंद की रानी ने, तो उसको हम कुमाऊं के इतिहास में पढ़ेंगे।
यहां पर बस इतना याद रखना कि फतेहपति शाह का उद्योग चंद के साथ 1678 में युद्ध हुआ और ये युद्ध बधानगढ़ में हुआ था। बधानगढ़ को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है या उत्तराखंड का अखाड़ा कहा जाता है। यहां अधिकतर युद्ध हुए हैं और इस युद्ध में फतेहपति शाह ने उद्योग चंद के सेनापति मैसी साहू को मार दिया था। दूसरी बात करें अगर हम ज्ञानचंद द्वितीय की, तो ज्ञानचंद द्वितीय ने भी आक्रमण किया बधानगढ़ पर। इसने भी आक्रमण किया बधानगढ़ पर और ज्ञानचंद द्वितीय चंदों का वह शासक जिसने बधानगढ़ को आक्रमण किया और बधानगढ़ को लूट करके यहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति कुमाऊं लेकर के गया था। तो वो कौन राजा हो जाएगा जिसने नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति कुमाऊं ले गया था? तो हो जाएगा ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया और नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को लूट करके कुमाऊं ले गया। नंदा देवी की मूर्ति के संबंध में चंद वंश के 4 राजा याद रख लेने हैं। सबसे पहले गढ़वाल से मूर्ति लाने वाला राजा तो बाज बहादुर चंद। पूछा जाएगा कि गढ़वाल से स्वर्ण मूर्ति लूट कर लाने वाला तो ज्ञानचंद द्वितीय। पूछा जाएगा कि स्वयं के सिक्के गलाकर नंदा देवी की मूर्ति बनवाने वाला तो जगत चंद, और 4000 रुपए देकर के नंदा देवी की मूर्ति बनवाने वाला तो देवी चंद। तो ये 4 राजाओं का विवरण अच्छे से याद रख लेना है। ज्ञानचंद द्वितीय ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया और नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को लूट करके ले गया। यहां पर मेन बात का ध्यान रख लेना कि फतेहपति शाह के समकालीन उद्योग चंद से 1678 में युद्ध हुआ, उसका सेनापति मैसी साहू मारा गया। ज्ञानचंद द्वितीय ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को लूटा। अब जब ज्ञानचंद ने आक्रमण कर ही लिया था, ज्ञानचंद के द्वारा नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को लूट लिया गया था, तो बदले में फतेहपति शाह ने भी ज्ञानचंद पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा के अंतर्गत पाली पछाऊ परगना, इस पाली पछाऊ परगने को फतेहपति शाह ने 1701 में लूट लिया। भाई ज्ञानचंद ने हमारा बधानगढ़ लूटा तो फतेहपति शाह ने भी अल्मोड़ा का पाली पछाऊ परगना 1701 ईस्वी में लूट लिया। एक ने लूटा दूसरे ने लूटा, परिणाम स्वरूप फतेहपति शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में 1703 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको महल चौरी का युद्ध, महल चौरी का युद्ध या दुधौली का युद्ध कहा जाता है, या दुधौली का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1703 दुधौली का युद्ध कहा जाता है। यह महल चौरी या दुधौली के युद्ध में फतेहपति शाह परास्त हो जाता है, फतेहपति शाह परास्त हो जाता है। तो फतेहपति शाह इस युद्ध को हार गए थे। कुल मिलाकर के अभी तक मैंने 2 राजाओं का विवरण बताया। पहला राजा उद्योग चंद जिसने 1678 में बधानगढ़ पर आक्रमण किया, उसका सेनापति मैसी साहू मारा गया। दूसरा राजा ज्ञानचंद द्वितीय बधानगढ़ पर आक्रमण करता है, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को लूट करके ले गया। बदले में भी फतेहपति शाह ने भी अल्मोड़ा के पाली पछाऊ पर आक्रमण किया। 1701 में पाली पछाऊ परगने को लूटा, एक ने इधर लूटा एक ने उधर लूटा। बदले में दोनों के बीच में युद्ध हो गया 1703 ईस्वी में, महल चौरी का युद्ध या दुधौली का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? तो ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के बीच। कब हुआ था? 1703 ईस्वी में। इस युद्ध में फतेहपति शाह परास्त हो गया था। तीसरा राजा आता है जगत चंद। जगत चंद के बारे में चंद वंश में ज्यादा विस्तृत समझेंगे। यहां इतना समझ लेना, जगत चंद ने श्रीनगर तक के क्षेत्र को विजित कर लिया, श्रीनगर तक के क्षेत्र को जीत लिया था। जगत चंद ने श्रीनगर तक के क्षेत्र को जीत लिया था और श्रीनगर जीतने के बाद जगत चंद ने श्रीनगर एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। तो भाई अब देखेंगे, कुमाऊं के राजा ने मतलब गढ़वाल की राजधानी तक को जीत लिया। कुमाऊं का राजा जो है जगत चंद, उसने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर तक को क्षेत्र को जीत लिया, श्रीनगर भी जीत लिया। ऐसी जानकारी मिलती है कि जगत चंद के समय कुमाऊं में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ, इसीलिए जगत चंद का शासनकाल कुमाऊं के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत चंद का शासनकाल कुमाऊं के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि राजा फतेहपति शाह के समय, जबकि राजा फतेहपति शाह का शासनकाल, जबकि राजा फतेहपति शाह का शासनकाल गढ़वाल के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अभी मैंने यहां पे 2 बातें बताई
एक तो बताया कि कुमाऊं के इतिहास का स्वर्णकाल और गढ़वाल के इतिहास का स्वर्णकाल। तो गढ़वाल के इतिहास का स्वर्णकाल फतेहपति शाह का शासनकाल और कुमाऊं के इतिहास का स्वर्णकाल तो जगत चंद का शासनकाल। इतना इसमें ध्यान रख लेना। ये तो हो गया कुमाऊं से युद्ध वगैरह। क्यों फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल के इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं, तो वो अभी समझेंगे। यहां पे मैंने जो बताया था, कुमाऊं के राजाओं से 12 वर्षीय युद्ध, 3 राजाओं से युद्ध हुआ था, क्या क्या परिस्थितियां थी, वो क्लियर हो गया। ज्यादा डिटेल में कुमाऊं में पढ़ेंगे जब कुमाऊं का चंद्रवंश का इतिहास पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात को ध्यान से समझ लेना। आगे फतेहपति शाह के शासनकाल को हमने गढ़वाल के इतिहास का स्वर्णकाल कहा। क्यों स्वर्णकाल कह रहे हैं? क्योंकि इतिहास में 2 राजा थे। एक राजा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक राजा है मुगल बादशाह अकबर। इन दोनों के दोनों राजाओं में एक चीज कॉमन थी, इन दोनों राजाओं के दरबार में नवरत्न मंडली विराजा करती थी, नवरत्न मंडली विराजा करती थी। पढ़ा है हमने चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। वहां घटकर पर, छपणक, बेताल भट्ट, वाराही मिहिर जैसे नवरत्न दरबार में विराजा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अकबर के दरबार में भी नवरत्न मंडली थी, जैसे मुल्ला दो प्याजा वगैरह, है कि नहीं? ऐसे ही राजा फतेहपति शाह के दरबार में भी, राजा फतेहपति शाह गढ़वाल का वह शासक जिसके दरबार में नवरत्न मंडली विराजा करती थी, यानी 9 मंत्रियों का समूह विराजा करता था, जो सबसे विशिष्ट मंत्री थे। उनमें से एक थपलियाल भी थे, हरिदत्त थपलियाल नाम था। देखेंगे तो राजा फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न मंडली विराजा करती थी। मैं 9 लोगों के नाम बोल रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नाम नोट कर सकते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति थे सुरेशानंद बर्थवाल, सबसे पहले व्यक्ति सुरेशानंद बर्थवाल। दूसरे व्यक्ति रेवतराम धसमाना, दूसरे व्यक्ति रेवतराम धसमाना। तीसरे व्यक्ति हरिराम थपलियाल, कौन हो जाएंगे? हरिदत्त थपलियाल, सॉरी, कौन हो जाएंगे? हरिदत्त थपलियाल। चौथे रुद्रीदत्त की मोठी, कौन हो जाएगा? रुद्रीदत्त की मोठी। पांचवा कौन हो जाएगा? हरिदत्त नौटियाल, कौन हो जाएंगे? हरिदत्त नौटियाल। छठवां कौन हो जाएगा? कीर्तिराम कंठोला, कौन है? तो कीर्तिराम कंठोला। सातवां वासवानंद भवगुणा, कौन है? तो वासवानंद भवगुणा। आठवां कौन हो जाएगा? सहदेव चंदोला, कौन थे? तो सहदेव चंदोला। और 9वां कौन हो जाएगा? तो शशिधर डंगवाल। तो ये 9 लोगों के नाम आप जो है अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 9 लोग थे, इन 9 व्यक्तियों के मंत्रियों के समूह को नवरत्न मंडली कहा जाता है, और ये राजा फतेहपति शाह के दरबार में विराजते थे। राजा फतेहपति शाह के दरबार के अन्य विद्वानों के ऊपर बात करते हैं कि इस समय कौन कौन से अन्य विद्वान फतेहपति शाह के दरबार में थे। राजा फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल के इतिहास का स्वर्ण काल कहे जाने के पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे इस समय पे आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे तो फतेहपति शाह के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था जटाधर मिश्र। क्या नाम था? तो जटाधर मिश्र। अन्य विद्वान फतेहपति शाह के समय, अन्य विद्वान, अन्य विद्वान, यहां पे छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि सारी चीजें एक ही में आ जाएं। सबसे पहले विद्वान थे जटाधर मिश्र, जटाधर मिश्र, जटाधर मिश्र। ये फतेहपति शाह के समय एक विद्वान थे जो राजा फतेहपति शाह के दरबार में विराजा करते थे। जटाधर मिश्र के द्वारा फतेह शाह करण ग्रंथ लिखा गया, फतेह शाह करण ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो फतेह शाह करण ग्रंथ लिखा। जटाधर मिश्र के द्वारा फतेह शाह करण ग्रंथ लिखा गया। यह ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया था? तो 1704 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा गया। दूसरे विद्वान फतेहपति शाह के समय में जिनका नाम था रामचंद्र कोडियाल, रामचंद्र कोडियाल। ये फतेहपति शाह के दरबार के दूसरे विद्वान थे, रामचंद्र कोडियाल। इनकी जो रचना है वो रचना है फतेह शाह यशो वर्णनम, यशो वर्णनम। तो ये विद्वान है और ये इनकी रचनाएं हैं। फतेह शाह यशो वर्णनम लिखा गया रामचंद्र कोडियाल के द्वारा।
और ये 1685 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फतेह शाह यशो वर्णनम लिखा गया रामचंद्र कोडियाल के द्वारा और यह 1685 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला व्यक्ति जो अगले विद्वान थे उनका नाम था सुखदेव मिश्र। उनका नाम था सुखदेव मिश्र। ये भी राजा फतेहपति शाह के दरबार के विद्वान थे। सुखदेव मिश्र के द्वारा जो रचना लिखी गई वो है वृत्त विचार। ध्यान रख लेना कौन सी रचना है, वृत्त विचार। नाम काफी सारे एक जैसे मिले जुले होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। एक वृत्त विचार है, एक वृत्त कौमुदी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी बताया कि जटाधर मिश्र फतेहपति शाह के दरबार का विद्वान है। उनके द्वारा लिखा गया फतेह शाहकरण ग्रंथ 1704 ईस्वी में लिखा गया था। रामचंद्र कोडियाल इनके द्वारा लिखा गया फतेह शाह यशो वर्णनम 1685 ईस्वी में लिखा गया। सहदेव मिश्र के द्वारा लिखा गया वृत्त विचार। ठीक हो गया। इसके अलावा अन्य विद्वानों की बात करें तो राजा फतेहपति शाह के दरबार में थे रतन कवि। सबसे प्रमुख बात, राजा फतेहपति शाह के दरबार में थे रतन कवि। फतेहपति शाह के दरबार में रतन कवि विराजा करते थे। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है फतेह प्रकाश या फिर आप कह सकते हो फतेह भूषण। फतेह प्रकाश बोलेगा या फतेह भूषण बोलेगा। ये ग्रंथ किसने लिखा है तो रतन कवि ने। किसने लिखा है? रतन कवि ने। सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछेगा, यहां से पूछा भी जाता है कई बार। ध्यान देना, रतन कवि ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक फतेहपति शाह को रतन कवि ने हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उदंडों को दंड देने वाला कहा है। 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 तो पेपर में यह चीज पूछ ली जा सकती है कि किस विद्वान ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर या उदंडों को दंड देने वाला कहा है? तो किसने कहा है? रतन कवि ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा है? तो फतेह प्रकाश या फतेह भूषण में कहा है। रतन कवि यह भी कहते हैं कि फतेहपति शाह के समय सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि लोग अपने घरों पर ताले तक नहीं लगाते थे। आगे की बात करते हैं। अगले विद्वान थे मतीराम। कौन थे? तो मतीराम। और मतीराम के द्वारा फतेहपति शाह के समय लिखा गया वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी मतीराम के द्वारा फतेहपति शाह के समय लिखा गया वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वृत्त कौमुदी किसने लिखा है? तो मतीराम ने लिखा है। वृत्त कौमुदी किसने लिखा है? तो मतीराम ने लिखा है। इसी को हम लोग छंदसार पिंगल भी कह देते हैं। इसी को हम लोग छंदसार पिंगल भी कह देते हैं। और इस छंदसार पिंगल में मतीराम ने फतेहपति शाह को गढ़वाल के इतिहास का शिवाजी कहा है। तो गढ़वाल का शिवाजी किसने कहा है फतेहपति शाह को? तो मतीराम ने। कौन से ग्रंथ में कहा है? तो छंदसार पिंगल में कहा है या वृत्त कौमुदी में कहा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि फतेहपति शाह ने अपना आदर्श माना था शिवाजी को और शिवाजी को आदर्श मान करके उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए साम्राज्य विस्तार किया था। यही मतीराम है जिसके द्वारा रसराज ग्रंथ लिखा गया था। रसराज ग्रंथ लिखा गया था। यही मतीराम है जिसके द्वारा रसराज ग्रंथ लिखा गया था। यह रसराज ग्रंथ लिखा गया है मंगतराम पर। मंगतराम पर। मंगतराम फतेहपति शाह के दरबारी चित्रकार थे। मंगतराम फतेहपति शाह का दरबारी चित्रकार था। मंगतराम फतेहपति शाह का दरबारी चित्रकार था और यह मौला राम के पिता थे। तो मौला राम, जिनको गढ़वाली चित्रकला का जनक कहा जाता है, वो मौला राम के पिता थे। कौन? मंगत राम। और मंगत राम पर लिखा है रसराज ग्रंथ। लिखा किसने है? तो मतीराम ने। तो इतना इसमें ध्यान रख लेना। ये तो हो गया फतेहपति शाह के समय के कुछ विद्वान। इसके अतिरिक्त जो मेन चीजें ध्यान रख लेनी है, भूषण ज्योतिलंकार, ये भी फतेहपति शाह के दरबार में निवासित थे। राजा फतेहपति शाह के दरबारी ज्योतिषी से सूरी गौरापति। राजा फतेहपति शाह के दरबारी ज्योतिषी थे सूरी गौरापति। तो क्वेश्चन आएगा कि सूरी गौरापति किसके दरबारी ज्योतिषी थे?
तो बोलना है फतेहपति शाह के। यहां पर एक बात का और ध्यान रख लेना कि सूरी गौरापति के कहने पर ही फतेहपति शाह के द्वारा 8 कोनों वाली मुद्रा जारी की गई थी, जिसे अष्टकोणीय मुद्रा कहा गया। तो किसके कहने पर जारी की थी? तो सूरी गौरापति। और सूरी गौरापति कौन थे? तो राजा फतेहपति शाह के दरबार के ज्योतिषी थे। इतना इसमें याद रख लेना। अब आगे चलते हैं राजा फतेहपति शाह के बारे में। तो यहां पर तक इतनी बातें क्लियर है। अंतिम बात जो राजा फतेहपति शाह के समय की और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है सिख गुरु गुरु राम राय का आगमन। अब यहां पर तक इतना समझ लेते हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। एक बार इनको फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। देखो, जटाधर मिश्र के द्वारा लिखा गया फतेह शाह करण ग्रंथ 1704 ईस्वी में। रामचंद्र कोडियाल के द्वारा लिखा गया फतेह शाह यशोवर्णनम 1685 ईस्वी में। सुखदेव मिश्र के द्वारा लिखा गया वृत्त विचार। रतन कवि ने लिखा है फतेह प्रकाश या फतेह भूषण। रतन कवि ने ही फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर या उदंडों को दंड देने वाला कहा है। रतन कवि ही कहते हैं कि फतेहपति शाह के समय सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि लोग अपने घरों पर ताले नहीं लगाते थे। ऐसा कुछ कुछ वर्णन शेरशाह सूरी के बारे में भी मिलता है। मतीराम ने ग्रंथ लिखा है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी को ही हम लोग छंदसार पिंगल भी कह देते हैं। और छंदसार पिंगल में इसने शिवाजी कहा है, किसको? फतेहपति शाह को। मतीराम के द्वारा लिखा गया रसराज ग्रंथ, ये मंगत राम पर लिखा गया है। मंगत राम दरबारी चित्रकार थे फतेहपति शाह के और मौलाराम के पिता थे। इतना तक समझ लेना। अब सीधे सीधे हेडिंग डालेंगे, सिख गुरुओं का आगमन। सिख गुरुओं के आगमन से देख लेते हैं। सिखों के 7वें गुरु थे। देखो, सिखों में कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु के साथ ही गद्दी परंपरा और गुरु व्यवस्था को समाप्त कर दी, गद्दी परंपरा को समाप्त कर दिया था। यहां पर तक समझ लेते हैं कि सिख धर्म में 7वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय। और गुरु हर राय के पुत्र थे, जिनका नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय के थे 2 पुत्र। देखो, पूरी विस्तृत व्यवस्था ही बता देते हैं। हरि कृष्ण, एक का नाम था हरि किशन और दूसरे का नाम था राम राय। दूसरे के नाम था राम राय। सिखों के 7वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय के पुत्र थे, एक का नाम था हरि कृष्ण और एक का नाम था राम राय। राम राय, गुरु राम राय जो थे, वो 1675 में 1675 में राजा फतेहपति शाह के दरबार में आए। अब यहां से क्वेश्चन समझ लेना, देहरादून कब आए, दरबार में कब आए, कंफ्यूजन नहीं रखना। 1675 में फतेहपति शाह के दरबार में आए, यानी फतेहपति शाह की राजधानी में आए। और राजधानी कहां थी? तो श्रीनगर गढ़वाल। क्वेश्चन आएगा कि गुरु राम राय श्रीनगर गढ़वाल कब आए या फतेहपति शाह के दरबार में कब आए? तो 1675 में। और श्रीनगर में गुरु राम राय ने जिस स्थान पर डेरा डाला, जिस स्थान पर श्रीनगर में गुरु राम राय रहे, उस जगह को कालिंदी कहा गया। क्या बोला गया? तो कालिंदी कहा गया। जिस जगह पर श्रीनगर में 1675 में गुरु राम राय रहे थे, उस जगह को कालिंदी कहा गया। यहां फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे गुरु राम राय को, देहरादून के अंतर्गत। जब दरबार में आए थे तो तभी 3 गांव दान में दे दिए थे देहरादून में। वो 3 गांव कौन कौन से थे देखेंगे ध्यान से। एक तो गांव दिया था खुड़बुड़ा, एक गांव दिया था खुड़बुड़ा, दूसरा गांव दिया था चामासारी, तीसरा गांव दिया था राजपुर। तो ये 3 गांव दान में दे दिए थे फतेहपति शाह ने सिख गुरु गुरु राम राय को। सिख गुरु गुरु राम राय जो थे, उन्होंने खुड़बुड़ा के अंतर्गत 1676 में, अब यहां क्वेश्चन समझना, 1675 में गुरु राम राय दरबार में आए फतेहपति शाह के या श्रीनगर आए? श्रीनगर में जहां रहे उस जगह को कालिंदी कहा गया। और 1676 में गुरु राम राय का देहरादून आगमन होता है। देहरादून में उन्होंने खुड़बुड़ा में डेरा डाला, खुड़बुड़ा में डेरा डाला। गुरु राम राय का यहां डेरा डालने के कारण देहरादून नाम हुआ और यही देहरादून से आगे चल के कालांतर में देहरादून हो गया। दून का मतलब क्या होता है? दून का मतलब ऐसी घाटी जो शिवालिक के क्षेत्र में बसी हुई हो। वैली लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स इज कॉल्ड दून। जो घाटी शिवालिक क्षेत्र में हो उसको क्या बोल देते हैं? दून कह देते हैं।
तो यहां पे ध्यान रख लेना कि 1676 में गुरु राम राय ने देहरादून में डेरा डाला था, इसलिए देहरादून हुआ, और देहरादून से आगे चल करके नाम देहरादून हो गया। तो 1676 में जब आए थे तो उन्होंने देहरादून के खुड़बुड़ा में उदासीन संप्रदाय का एक संगठन गठित किया था और यहां गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना की, जो कि आज खुड़बुड़ा में है। तो खुड़बुड़ा में गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना की। ये उदासीन संप्रदाय का दरबार था। गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना की। ऐसी जानकारी मिलती है कि 1676 में देहरादून आने के बाद 1687 में गुरु राम राय की मृत्यु हो गई। जब 1687 में गुरु राम राय की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद गुरु राम राय की पत्नी 1699 ईस्वी में, इनकी पत्नी का नाम था पंजाब कौर, इनकी पत्नी का नाम था पंजाब कौर। तो 1699 में इनकी पत्नी पंजाब कौर ने देहरादून में झंडा मेला की शुरुआत करवाई। किसकी शुरुआत करवाई? झंडा मेला की शुरुआत करवाई। झंडा मेला कहां लगता है? तो देहरादून में लगता है। कहां लगता है? खुड़बुड़ा मोहल्ले में लगता है। कौन सी जगह लगता है? तो गुरु राम राय दरबार साहिब में लगता है। इतना ध्यान रख लेना। किसने शुरू करवाया? पंजाब कौर ने। ये कौन थी? तो ये गुरु राम राय की पत्नी थी। इन्होंने 1699 में इसको शुरू करवाया था और 1699 में ही पंजाब कौर के द्वारा चेला प्रथा को शुरू करवाया गया। चेला प्रथा को शुरू करवाया गया। चेला प्रथा क्या थी? तो इन्होंने महंत व्यवस्था को शुरू कर दिया और महंत व्यवस्था में पहले महंत बने औदास जी। पहले महंत गुरु राम राय दरबार के कौन हो जाएंगे? तो औदास जी। पेपर में पूछेगा, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सिखों के 7वें गुरु थे गुरु हर राय। गुरु हर राय के 2 पुत्र थे, एक का नाम था हरिकिशन, एक का नाम था राम राय। गुरु राम राय 1675 ईस्वी में दरबार में आए थे फतेहपति शाह के, और कहां आए थे? तो श्रीनगर। श्रीनगर में जिस स्थान पर डेरा डाला उस जगह को कालिंदी कहा गया। क्या बोला गया? तो कालिंदी कहा गया। यहां पर फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए, खुड़बुड़ा, चामासारी और राजपुर। 1676 में गुरु राम राय का देहरादून आगमन हुआ और देहरादून आगमन के बाद उन्होंने खुड़बुड़ा में डेरा डाला। खुड़बुड़ा में उन्होंने गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना की, जो कि उदासीन संप्रदाय का दरबार था। 1687 ईस्वी में गुरु राम राय की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी पंजाब कौर ने 1699 में झंडा मेला और चेला प्रथा की शुरुआत करवाई, यानी महंत व्यवस्था की शुरुआत करवाई। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा महंत व्यवस्था वगैरह। यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें पूछ ली जाती हैं, ध्यान से समझेंगे। 1-2 चीजें और रह गई हैं, फिर हो गया फतेहपति शाह का शासनकाल कंप्लीट। देखेंगे गुरु राम राय दरबार के पहले महंत। गुरु राम राय दरबार के पहले महंत कौन थे? तो पहले महंत थे औदास जी। औदास जी, औदास जी प्रथम महंत थे। औदास जी प्रथम महंत थे। वर्तमान में इस दरबार में महंत होने का अधिकार केवल गढ़वाली ब्राह्मणों को है। अब यहां पे ध्यान देंगे, इस दरबार के 9वें महंत, इस दरबार के 9वें महंत, 9वें महंत कौन थे? तो इंद्रेश दास। कौन थे भाई? इंद्रेश दास। ध्यान देना, यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से कुछ बहुत, हमको सारे महंत थोड़े ना पढ़ने हैं। पहले महंत कौन थे? औदास जी। 9वें महंत कौन थे? तो 9वें महंत इंद्रेश दास थे। इंद्रेश दास जी के द्वारा ही 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत करवाई गई थी। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत करवाई गई। एजुकेशन मिशन की शुरुआत करवाई गई। मिशन की शुरुआत करवाई गई। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत की गई 1952 में। इंद्रेश दास के द्वारा गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत की गई। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन 1952। हालांकि आप लोग परीक्षावाणी में पढ़ोगे तो 1950 दिया है, तो मैं दोनों चीज बता दे रहा हूं। 1950 में परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग, 1952 कुछ अन्य किताबों के अकॉर्डिंग। 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत इंद्रेश दास जी के द्वारा कर दी गई थी। आगे देखते हैं।
इंद्रेश दास जी के बाद मेन बात आते हैं तो 2002 के अंतर्गत महंत देवेंद्र दास थे। महंत कौन थे? देवेंद्र दास थे। और देवेंद्र दास के द्वारा वर्ष 2002 में इंद्रेश दास के नाम पर देहरादून में इंद्रेश हॉस्पिटल की स्थापना की गई। कौन से हॉस्पिटल की स्थापना की गई? तो इंद्रेश हॉस्पिटल की स्थापना। इंद्रेश हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई? तो 2002 में। किसने की थी? महंत देवेंद्र दास। इंद्रेश दास नहीं बोलना है, महंत देवेंद्र दास। किसकी स्मृति में की थी? तो तब इंद्रेश दास बोलना है। आई बात समझ में? महंत देवेंद्र दास के द्वारा इंद्रेश हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी 2002 में। और इसी समय पे इंद्रेश स्कूल भी शुरू किया गया था। इंद्रेश स्कूल भी शुरू किया गया था। तो ये दो चीजें ध्यान रख लेनी है यहां तक। राजा फतेहपति शाह का शासनकाल हो जाता है कंप्लीट। राजा फतेहपति शाह के शासनकाल में लास्ट एक बात, फतेहपति शाह के औरंगजेब के साथ अच्छे व्यवहार थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और फतेहपति शाह का नाथ पंथ के प्रति भी थोड़ा बहुत झुकाव था। श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा से एक ताम्रपत्र मिला है फतेहपति शाह का, जिसमें नाथ पंथ के एक गुरु हैं, उनका वर्णन देखने को मिलता है। ये फतेहपति शाह के इतिहास का कंप्लीट वीडियो है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जितनी मेहनत से मैंने पढ़ाया है उतनी मेहनत से आप भी पढ़ोगे, मुझे इसकी उम्मीद है। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस चैनल की शुरुआत है, तो कोशिश रहेगी कि आप लोग थोड़ा शुरुआत में मुझे सहयोग करोगे, ताकि मैं ऐसी और वीडियोज वगैरह जो है लगातार डालता रहूं चैनल पर। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।